मंत्रिमंडल के सचिव को किस नाम से जाना जाता है? तो मेरे प्यारे मित्रों, मंत्रिमंडल सचिव कार्यालय होता है। कार्यालय क्या? ऑफिस। तो कैबिनेट का जो ऑफिस होता है, कार्यालय होता है, वहाँ पे सभी सेक्रेटरीज बैठते हैं, काम करते हैं, डिपार्टमेंट होते हैं। तो उन सभी डिपार्टमेंट के अधिकारियों का एक मुखिया होता है जिसको मंत्रिमंडल सचिव कहते हैं। याद रखिएगा, मंत्रिमंडल सचिव बहुत ही मुख्य अधिकारी होता है। मंत्रिमंडल सचिव बहुत ही मुख्य अधिकारी होता है। मंत्रिमंडल सचिव का सचिव को किस नाम से जानते हैं? मंत्रिमंडल सचिव, यह मुख्य सचिव होता है। ठीक है। अगर राज्य आ जाएगा तो राज्यों में जो राज्यों के सचिवों के मुख्य को कहते हैं मुख्य सचिव, जो कि लगभग ये प्रधानमंत्री के बाद दूसरा नंबर होता है वैसे देखा जाएगा कार्यपालिका में। तो बहुत मैंने सभी अधिकारियों का मुखिया होता है। अब अगर मुखिया होता है तो मंत्रिमंडल सचिवालय का मुख्य कार्य क्या है? अब आपने देख लिया कि ये इसका मुखिया है, तो मुखिया का कार्य होता है समन्वय करना, कोऑर्डिनेशन करना, जितने भी विभाग हैं सभी विभागों के बीच कोऑर्डिनेशन करना। जल, नल, काली, नाली, जितने भी हैं विभाग, गृह से लेकर पैसा से लेकर नाली से लेकर पैसा, सब कुछ कोऑर्डिनेशन करना है सभी अधिकारियों के बीच। जितने भी अधिकारी हैं सबको बुलाकर मीटिंग करवानी है और कोऑर्डिनेशन करना है ताकि सरकार अच्छे से चल सके, प्रशासन अच्छे से चल सके। मंत्रिमंडल सचिवालय का अंग नहीं है दोस्तों। मंत्रिमंडल सचिवालय में बहुत सारे संगठन होते हैं, ग्रुप होते हैं। तो यार ये प्रधान सचिवालय मतलब ये ऑफिस होता है सचिवालय। सभी सचिव जहाँ बैठते हैं उसको प्रधान सचिवालय बोलते हैं। सैन्य प्रशाखा, आर्थिक प्रशाखा, जो आर्थिक मामलों की प्रशाखा होती है, जो पैसे का सरकार का काम देखती है, वो आर्थिक प्रशाखा में आ जाएगा, सैन्य प्रशाखा में। लेकिन राजनीतिक मामलों में नहीं आती है। तो सवाल क्या है? मंत्रिमंडल सचिवालय का अंग नहीं है, राजनीतिक मामलों की समिति। राजनीतिक मामलों की समिति मतलब कि ये अधिकारियों की बात चल रही है, तो मंत्रिमंडल सचिवालय मतलब कि अधिकारियों का संगठन। और राजनीतिक मामलों की समिति में सभी सांसद होते हैं चुने हुए, इसीलिए राजनीतिक समिति जो होती है राजनीतिक मामलों की, ये सभी नेतागण होते हैं। नेताओं का यहाँ कोई काम नहीं है इसीलिए वो अंग नहीं माने जाते। नेता लोग होते हैं पार्लियामेंट्री, यानी कि पॉलिटिकल हेड होते हैं। वो विभाग के अध्यक्ष नहीं, वो मंत्रालय के हेड होते हैं। ठीक, तो मंत्रालय पूछा जाएगा तो फिर ये राजनेता लोग काम के होते हैं। लेकिन जब मंत्रिमंडल सचिवालय यानी कि अधिकारियों का जो वर्ग है उसमें सिर्फ और सिर्फ अधिकारी वर्ग, आर्थिक प्रशाखा, प्रधान कार्य सचिवालय कार्यालय होता है और सैन्य प्रशाखा। अब आगे बात करते हैं, मंत्रिमंडल सचिव सीधे किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो मंत्रिमंडल भैया, मंत्रिमंडल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो भैया मोदी जी क्या है? गवर्नमेंट के मुखिया हैं, भारत सरकार के मुखिया हैं। तो उनको काम किससे करवाना है? इस कैबिनेट सचिव से काम करवाना पड़ता है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी इसको बुलाएंगे, किसको? अधिकारियों को। लाओ सभी योजनाओं का ब्लूप्रिंट तैयार करो, सभी योजनाओं को लागू करो, क्या स्टेटस है। तो मुख्य सचिव सभी विभाग के अधिकारियों को बुलाएगा, डाटा लेगा, रिपोर्ट लेगा, भाई कौन सी योजना कितनी लागू करी गई है, कितनी नहीं लागू करी गई है। ये काम किसका है? मंत्रिमंडल सचिव। काफ़ी मुश्किल कार्य होता है और ये आमतौर पर काफ़ी सीनियर अधिकारियों को ही ये पोस्ट मिलती है। जी हाँ। उसके बाद करते हैं, भारत में राज्यों के सचिवों की सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? बताओ मेरे भाई, कौन करता है? तो क्वेश्चन है, राज्यों के सचिवों की सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? अरे भाई सीधी सी बात है, राज्यों के जो मुख्य सचिव होते हैं वो क्या होते हैं? हेड होते हैं स्टेट के। यानी कि मान के चलो ये सब मुख्यमंत्री होते हैं। मुख्यमंत्रियों का अध्यक्ष कौन करेगा नीति आयोग में? प्रधानमंत्री हेड होता है। तो सीधी सी बात है, मंत्रिमंडल सचिव ये केंद्र का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। तो राज्यों के सबसे बड़े अधिकारियों का अध्यक्ष कौन होगा? भाई केंद्र का सबसे बड़ा अधिकारी मंत्रिमंडल सचिव। मंत्रिमंडल सचिव बहुत बड़ा अधिकारी होता है, इसीलिए
और ये मुख्य सचिव जो राज्य के जो सचिवालय होते हैं, राज्य के जो सचिव होते हैं, सेक्रेटरीज होते हैं, उनका सबसे बड़ा मुखिया मुख्य सचिव होता है। तो यानी कि उनको कौन अध्यक्षता करेगा? भाई मंत्रिमंडल सचिव बड़ा पद है तो वही कर सकता है। मान लीजिए मुख्यमंत्री हैं तो मुख्यमंत्रियों की बैठक का अध्यक्ष कौन बन सकता है अगर बहुत सारे मुख्यमंत्री हैं? अरे मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, मेरे भाई प्रधानमंत्री जी, समझ गए। उसके बाद है भारत के विभाग का मतलब भारत में जो विभाग होते हैं, डिपार्टमेंट्स, महिला कल्याण विभाग, महिला रोजगार विभाग, आम आदमी विभाग, जल विभाग, पैसा विभाग, नाली विभाग, ये सब विभाग जो होते हैं इनका अध्यक्ष कौन होता है? राजनीतिक अध्यक्ष की बात हो रही है, याद रखिएगा, राजनीतिक अध्यक्ष की बात चल रही है, समझ रहे हो ना। राजनीतिक यानी जो जनता द्वारा चुना जाता है। तो जनता द्वारा कौन चुना जाता है? वही सचिव अधिकारी, कमिश्नर अधिकारी, निदेशक अधिकारी, तो मंत्री ही। मतलब कि अगर गृह मंत्री अमित शाह के अंडर है तो अमित शाह इसके अध्यक्ष हैं। अमित शाह गृह मंत्रालय का पूरा कार्य देखेंगे तथा उसकी नीति निर्धारण, उसकी पॉलिसी अमित शाह ही देखेंगे। गृह मंत्रालय के कितने विभाग हैं? भाई गृह मंत्रालय के कितने विभाग हैं दोस्तों बता दो। गृह मंत्रालय सबसे बड़ा विभाग है। गृह मंत्रालय के पूरे 6 विभाग आते हैं भाई। मतलब एक मंत्रालय के अंदर 6 मंत्रालय, मतलब 6 विभाग, मतलब इतने सारे बड़ा है। इंटरनल सिक्योरिटी, राजभाषा विभाग बहुत बड़ा है भाई। इसीलिए ये क्वेश्चन आ जाए कि गृह मंत्रालय सबसे ज़्यादा विभाग जो होते हैं, विभाग समझ ना, डिपार्टमेंट भाग में बांट देते हैं। सबसे ज़्यादा गृह मंत्रालय के अंदर डिपार्टमेंट आते हैं 6 भाई, 6 डिपार्टमेंट आते हैं। सोचने की बात है। गृह मंत्रालय का विभाग नहीं है भाई। गृह मंत्रालय में 6 विभाग आते हैं, लेकिन 6 में से कौन कौन सा मेन है? गृह विभाग भाई ये तो आएगा ही गृह मंत्रालय में। गृह मतलब जो देश की सुरक्षा देखेगा। तो भाई सुरक्षा तो आंतरिक सुरक्षा तो देखेगा ही, मतलब समझ रहे हो ना। राजभाषा विभाग भी इसके अंडर आता है। लेकिन कला विभाग, कला और संस्कृति में क्या आएगा? डांस, कला, नृत्य। लेकिन गृह मंत्रालय का काम तो विदेशी दुश्मनों की बैंड बजाना है, ऐसे बैंड बजाना नहीं है। तो इसीलिए कला विभाग अलग है, ये इसका हिस्सा नहीं है। याद रखिएगा, आंतरिक सुरक्षा यानी कि देश को खतरा हो तो गृह मंत्रालय देखेगा। गृह विभाग तो उसका काम ही वही है भाई। इसमें पुलिस आ जाएगी, देश की पुलिस हमेशा, मतलब देश के जो गृह मंत्रालय उसके अंदर आ जाएगी। राजभाषा विभाग ये भी बहुत मेन है। तो मतलब 3 मंत्रालय। तो कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय में कितने विभाग हैं भाई? इसमें 3 हैं। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय में कितने विभाग हैं दोस्तों? ये सब मंत्रालय है। मंत्रालय में कितने विभाग हैं? 3 विभाग हैं। सबसे ज़्यादा गृह मंत्रालय में। कार्मिक एवं लोक प्रशासन का विभाग नहीं है। तो देखो आपने ये बता दिए। कार्मिक का मतलब क्या होता है भाई? जो लोक सेवा आयोग के कर्मचारी होते हैं ना, उनका एक विभाग होता है। तो कार्य क्या कहेगा? प्रशिक्षण देगा भाई। जो अधिकारी लोग होते हैं ना, नए नए चुन के आते हैं, उनको भाई ट्रेनिंग देने का काम ये विभाग करता है। कार्मिक लोक सेवा वाला प्रशासनिक सुधार करता है और लोक शिकायत, जनता की शिकायतें सुनता है। ये पेंशन सबकी तय करता है। जितने भी कर्मचारी होते हैं राज्य के, उनकी कर्मचारी पेंशन, ये सब कल्याण, ये सब देखता रहता है। लेकिन राजभाषा विभाग किसमें था? ये नहीं है। राजभाषा विभाग किसमें है? वो उसमें है, गृह मंत्रालय का हिस्सा है। इसीलिए कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय में ये टिक कीजिए। राजभाषा विभाग इसका अंडर नहीं आता। सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस अकेडमी किसके मंत्रालय के अंदर आती है? तो भैया मैंने आपको पहले कह दिया था, गृह मंत्रालय के अंदर देश की सुरक्षा, पुलिस सब आता है। पूरी कानून व्यवस्था वही संभालते हैं। राज्यों के पास भी होता है लॉ एंड ऑर्डर, लेकिन जो इंटरनल सिक्योरिटी होती है, रॉ, आईबी, ये सब गृह मंत्रालय के अंडर आता है। तो यानी कि गृह मंत्रालय भाई, पुलिस अकेडमी मतलब गृह मंत्रालय के अंडर आएगा। याद रखिएगा, गृह मंत्रालय यानी कि अमित शाह इसके हेड हैं। राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अंडर आता है? मैंने पहले बता दिया था, राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अंडर आता है?
गृह मंत्रालय के अंडर आता है, गृह मंत्रालय के अंडर आता है। याद रखिए, ये समझ के याद कीजिए, समझ के याद रखेंगे कि राजभाषा यानी देश की भाषा का जो विभाग है, भाषा कौन सी भाषा बोली जाएगी, कौन सी भाषा कहाँ है, इन सब का जो हिस्ट्री रिकॉर्ड्स रखने होते हैं, भाई ये कौन तय करता है? गृह मंत्रालय। ठीक है, हो गया। भारत में पुलिस सेवा के लिए एक नियंत्रण का अधिकारी कौन सा मंत्रालय है? देखो यार, मैंने पहले कह दिया था, पुलिस का रख रखाव की जिम्मेदारी आईपीएस गृह मंत्रालय के अंदर है। यानी कि आईपीएस से लेकर पुलिस से लेकर जितने भी भारत की सुरक्षा है आंतरिक, वो किसके अंडर आएगी? गृह मंत्रालय के अंडर आएगी। हाँ, अब बात करते हैं भारत में वित्तीय वर्ष। वित्तीय वर्ष क्या होता है? भाई सरकार पैसा खर्च करती है, सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, नए नए टैक्सेस हैं, भाई किस दिन से लागू होते हैं? तो भाई भारत का वित्तीय वर्ष स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। याद रख लो, 1 अप्रैल से 31 मार्च, फिर अगले 1 अप्रैल से फिर स्टार्ट हो गया। यानी अप्रैल फूल बनाना, यानी बेवकूफ़ बनाने के दिन से भारत सरकार उन लोगों को मतलब अप्रैल फूल नहीं बनाती। अब जिसकी मर्जी। तो 1 अप्रैल से, ठीक है, नया वित्तीय वर्ष स्टार्ट होता है। ये प्रस्ताव प्रशासन को पीटने के लिए संसद के सदस्यों को एक छड़ी प्रदान करता है। भैया छड़ी मतलब डंडा होता है, डंडा होता है। डंडा मतलब कटौती प्रस्ताव। अधिकारियों के समूह ने एक बिल बनाया, ठीक है, कार्यपालिका ने बिल बना दिया। तो इसमें क्या होता है कि इन्होंने कहा भाई इतना पैसा खर्च होना चाहिए, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए इतना पैसा खर्च होना चाहिए। अब ये मान के लो पैसा नहीं खर्च हुआ, तो पैसा ज़्यादा लग रहा है, तो भैया कटौती प्रस्ताव आता है संसद के सदस्यों द्वारा। बेसिकली ये सरकार पर प्रेशर बनाने की टेक्निक है, तो ये हो जाता है। पूर्व में भारत में संघीय स्तर पर कितने बजट तैयार किए जाते थे? एक बजट तैयार किया जाता था। संघीय स्तर पर कितने स्तर पर बजट तैयार किए थे? भैया स्तर तो एक ही होता है। संघीय स्तर पर कितने बजट तैयार किए थे? भैया एक ही बजट होता है, जो कि निर्मला सीतारमण भारत की वित्त मंत्री हैं, वो पेश करती हैं। ठीक है, बात करते हैं भारत में वित्तीय व्यवस्था की प्राथमिक इकाइयाँ क्या हैं? भाई वित्त मंत्रालय मतलब जो भारत के अंदर पैसे का काम देखेगा, पैसे का निपटारा, पैसे का कहाँ से कमाई हो रही है, कहाँ खर्च हो रहा है, पूरा पैसे का विभाग, पैसा विभाग, इसको हम पैसा विभाग बोल सकते हैं। तो पैसे का पूरा काम किस में होगा? वित्त विभाग में। तो भाई कौन सा मंत्रालय होगा? वित्त व्यवस्था, यानी कि जो पब्लिक मतलब फाइनेंस की पैसे का व्यवस्था कौन देखेगा? अरे भैया हम पैसे वाले मंत्री को ही तो ढूंढेंगे ना, जो पैसा खोजेगा, बनाएगा, इकोनॉमिक्स पढ़े होगा। तो यानी कि वित्त मंत्रालय ही सब कुछ पैसे का काम देखता है। अब दोस्तों पैसा अगर है, पैसा खर्च हो रहा है, सरकार अगर पैसा खर्च कर रही है बड़ी मात्रा में, लाखों करोड़ों रुपए योजनाओं पर खर्च हो रहे हैं, तो उस पर जांच कौन करेगा मेरे भाई? ये नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक। दोस्तों महालेखक परीक्षा एक पद होता है, ठीक है, ये एक अधिकारी हो जिसको सीएजी बोलते हैं। सीएजी क्या? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये क्या करता है? ये जांच करता है सरकार के सभी खातों की जांच करता है और देखता है भाई 500 रुपये की रसीद बनी है, ये सही है नहीं, जिससे खरीदा गया है माल उसकी भी जांच होगी, जिसने खरीदा उसकी भी जांच होगी, सभी खातों की जांच, सभी गवर्नमेंट अधिकारियों की जांच, नगर पालिकाओं की जांच, ये सीएजी महालेखक परीक्षक करता है। लेकिन ये पद कहाँ से लिया गया था? ये पद लिया गया था अंग्रेजों से। देखो भाई अंग्रेजों को भी पता था अधिकारी काफ़ी चोरों छुट्टे होते हैं भाई, सीधी सी बात, चोरी करेंगे अंग्रेज लोग। तो उन्हीं अंग्रेजों को जेल में डालने के लिए, सबक सिखाने के लिए ये पद लाया गया था मेरे प्यारे मित्रों, ये पद लाया गया था। तो सीएजी को लागू किया गया। इस पद से क्या हुआ? सभी जांच की गई। तो भारत ने ये पद अंग्रेजों से लिया है, ठीक है।
नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के पद से संबंधित संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन से हैं? तो भाई 148। तो भाई ये जो सीएजी है ना, सीएजी का प्रावधान भारतीय संविधान के 148 अनुच्छेद में किया गया है। याद रखो मेरे भाई, 148 पूछेगा ही, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मेरे भाई, मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे गोलू मोलू भाइयों। भाई 148 याद कर लेना भाई, बहुत मेन है, ठीक है। और दोस्तों महालेखा परीक्षक की नियुक्ति तो कर देते हैं भाई, एक आदमी होता है जिसकी नियुक्ति कर देते हैं, लेकिन इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? वैसे आमतौर पर अधिकारियों का कार्यकाल ज़्यादा होता है, लेकिन इसका केवल 6 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए इसका कार्यकाल है इस अधिकारियों के लिए, इस पोस्ट के लिए, सीएजी के लिए। सीएजी कार्यकाल 6 वर्ष के लिए। भाई याद रख लो, 6 वर्ष के लिए, बहुत मेन क्वेश्चन है, आएगा। और फिर मत कहना भैया मनमोहन जी ने आपको बताया नहीं था, बता दिए मेरे भाई। भारत में सार्वजनिक रूप से धन का सजग प्रहरी रखवाला कौन है? भाई वही है सीएजी, इसको सीएजी बोलते हैं, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, सीएजी। मतलब भारत में सार्वजनिक धन यानी सरकारी पैसा का सजग यानी जागरूक प्रहरी कौन है? रखवाली करने वाला, पैसे की बर्बादी रोकने वाला, सरकार के सभी खातों की जांच करने वाला, सरकार की एक एक रसीद, एक एक खातों के छान मारने वाला कौन है मेरे भाई? नियंत्रक, कंट्रोलर एंड जनरल ऑडिटर, महालेखक परीक्षक। समझ गए? सीएजी 148 के तहत आता है, पहले बता चुका हूँ मैं। उसके बाद बात करते हैं महालेखक परीक्षक की। भाई नियुक्ति कौन करता है? इन महोदय की नियुक्ति कौन करेगा भाई? इतने बड़े अधिकारी की नियुक्ति कौन करेगा? अरे मेरा भाई राष्ट्रपति करेगा भाई, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, समझ लो भाई। राष्ट्रपति हर बड़े चीज की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। तो भाई लोग, उसके बाद ये हो गई, ये पहली कमेटी हो गई कि जो कि पैसे की जांच करता है। अब इसने पैसे की जांच की, इसको सीएजी ऑडिट बोलते हैं, सीएजी ऑडिट। भाई सीएजी ऑडिट करेगा तो उसके पैसे की, तो भाई विपक्ष क्या करेगा? तो भाई एक समिति बनती है, संसद, ठीक है। संसद पैसे, भाई ये बजट कौन बनाता है? अधिकारी लोग। तो इस पैसे पर किसका अधिकार है? संसद का। संसद कंट्रोल के लिए क्या बनाती है? भाई कमेटी बनाएगी, समिति। तब समिति का नाम है लोक लेखा समिति। भाई लोक लेखा समिति क्यों बनाई गई? ये सांसदों की कमेटी होती है भाई, और सांसदों की कमेटी होती है, इसका अध्यक्ष विपक्ष का नेता होता है, और ये सरकार सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर सरकार पर जांच की मांग करती है। भाई आपने ये घोटाला किया है, इतना ज़्यादा आपने पैसा ज़्यादा खर्च कर दिया, इतने ज़्यादा आपने फिजूल खर्ची की है, मतलब कि सरकार का प्रेशर बना रहता है, समझ रहे हो? सरकार का प्रेशर बना रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि लोक लेखा समिति का जो समिति है, कमिटीज़ होती है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, यानी जो पब्लिक के अकाउंट से उनकी जांच करती है। ये समिति संसदीय होती है, यहाँ पे संसद के सदस्य लोग जांच करते हैं इस समिति की। तो इस समिति की जांच से भारत के पैसे की रक्षा होती है। लेकिन ये जो समिति होती है, इसका ये किसके अध्यक्ष में काम करती है? भाई कौन है इसका मुखिया? भाई लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष इस कमेटी के अध्यक्ष होते हैं मेरे भाइयों, समझ के रखना। लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। लोक सेवा समिति में, ठीक है, लोक लेखा समिति, भाई समिति हो गई, ठीक है। समिति का काम क्या है? जांच करना, पैसे खर्च कितने हो रहे हैं उसकी जांच करना, सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट पर अपनी सिफारिशें देना। लेकिन उसमें सदस्य कितने होते हैं भाई? उसमें होते हैं 22 सदस्य, 22 लोक लेखा समिति के 22 सदस्य होते हैं। अब 22 सदस्य आते हैं तो क्वेश्चन दिमाग में आता कि नहीं आता? आपके दिमाग में नहीं आता, आना चाहिए। यदि आप भारतीय नागरिक हैं तो आपको अपने देश की समितियों के बारे में पता होना चाहिए। अब 22 हैं तो 22 किस सदन से आते हैं? लोकसभा से या राज्यसभा से? भारत में 2 सदन है ना, तो भारत में 22 सदस्य हैं, ठीक है।
इस समिति के 22 सदस्य हैं लोक लेखा के। अब लेकिन बात करते हैं सदस्य। लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य? अब सदस्य पूछा गया है राज्यसभा से, तो उत्तर है 7। 7 सदस्य किससे हैं? राज्यसभा से। तो भैया ऑटोमेटिकली 22 में से 7 माइनस करो, 15। लोकसभा से 15 सदस्य होंगे, क्योंकि 7 राज्यसभा से हैं, लेकिन अंडर लोकसभा अध्यक्ष के होंगे। दोस्तों एक आती है प्राक्कलन समिति। ये भी समिति वही काम करती है, बस थोड़ा सा ये पैसा जब जितना खर्च हो जाता है उस पैसे को कैसे कम किया जाए, अपने सुझाव देती है कि भाई ज़्यादा पैसा खर्च कर दो, भाई थोड़ा मित व्ययता करो, थोड़ा पैसा कम कर दो। तो ये आकलन करती है। आकलन नाम में ही प्राक्कलन है, एस्टिमेट करती है इतना पैसा खर्च होगा, लेकिन यार काम थोड़ा उसका उल्टा है। इतना पैसा खर्च होता है उसी में ये तय करती है कितना पैसा खर्च ना हो। ठीक है, तो ये प्राक्कलन समिति है। इसका अध्यक्ष कौन होगा भाई? मतलब सभी सदस्य लिए आते हैं, कहाँ से लिए जाएंगे? लोकसभा से लिए जाएंगे। लोकसभा जितनी भी संसद की समितियां हैं सबके अध्यक्ष लोकसभा वही इनको नियंत्रण करेगा। कोई भी समिति बने, संसदीय समिति के सभी लोग किसके कंट्रोल में काम करेंगे? लोकसभा अध्यक्ष के। तो लोकसभा समिति कंट्रोल रखती है। जितने भी फाइनेंस के बिल हैं, पैसे पर कंट्रोल भी लोकसभा रखती है, याद रखिएगा। सरकारी व्यय में मित व्ययता मतलब पैसा कैसे वो किया जाए, फिजूल खर्ची रोकी जाए। मित व्ययता लाने के लिए रचनात्मक सुझाव देती है, सिफारिशें करती है। कौन? प्राक्कलन समिति ये क्या करती है? मित व्ययता लाने के लिए सुझाव देती है। ठीक है, हो गया। ब्रिटिश राज में प्रमुख विरासत, भाई अंग्रेज चले गए लेकिन क्या दे गए? अरे मेरे भाई सिविल सर्विसेज दे गए। अब सिविल सर्विसेज दे गए हैं यार। अंग्रेजों ने पहले तो अधिकारी भाई ये अंग्रेज लोग अपने ही लोगों को चुन लेते थे, लेकिन बाद में इन अंग्रेजों ने भाई एग्ज़ाम कराने लग गए। एग्ज़ाम पर नियुक्ति करने लग गए। भाई नियुक्ति किसके पर करोगे? अधिकारियों की नियुक्ति कर दोगे भाई। तो सिविल सर्विसेज की शुरुआत किसने की? अंग्रेजों ने की। लेकिन किस दृष्टि से महत्वपूर्ण है भारत की सिविल सर्विसेज की दृष्टि से? क्यों महत्वपूर्ण है अंग्रेजों का योगदान? अखिल भारतीय सेवाएं, जो आज भारत का आईएएस सिस्टम है, आईएएस, तो माना जाता है भाई आईएएस सिस्टम की शुरुआत किसने शुरुआत की थी? आईएएस सचिवों की। तो भाई यार बेसिकली इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम पूरा अंग्रेजों का ही देन है, तो अंग्रेजों ने दिया था, याद रखना। आईसीएस का जन्म किस सेवा से हुआ? इंपीरियल सेवा। इंपीरियल समझ रहे हो? इंपीरियल यानी अंग्रेजों के अंडर में काम करने वाला देश, गुलाम देश को इंपीरियल बोलते हैं। इंपीरियल सेवा अंग्रेजों के जो अधिकारी लोग सेवा देते थे, इसमें भारतीय लोग भी बहुत देर बाद इसमें शामिल हो गए। जी हाँ दोस्तों, सीएसएस की परीक्षाएं होती थी भाई, अंग्रेज लोग अपनी सेवाएं देते थे, मतलब अंग्रेज लोग अपना कैडर बना दिए। भारतीय लोग, पहला भारतीय कौन है जो इस सेवा के लिए चुना गया था? तो सत्येंद्र नाथ ठाकुर सुन लीजिए भाई, सत्येंद्र नाथ ठाकुर जी पहली बार आईसीएस के लिए चुने गए थे। पहले भारतीय थे जो कि अंग्रेजों के सरकार में गए, परीक्षा दी और अधिकारी बन गए। तो इस समय ये होता था। ठीक है दोस्तों, जब उस समय था जब 1919 में ये नियम आया था, भारत शासन अधिनियम, उसके बाद से ही सिविल सर्विसेज लगभग स्टार्ट मानी जाती। ठीक है, तो 8 अखिल भारतीय सेवाएं थी। कितनी सेवाएं थी? 8 अखिल भारतीय सेवाएं, 8 याद रखिएगा। ठीक, 8 अंग्रेजों के 1919 में अखिल भारतीय शासन अधिनियम के उद्भव के समय, जब अंग्रेज हम लोग पर शासन कर रहे थे, तो 1919 में ये अधिनियम आया था। और 8 सेवाएं, मतलब जैसे आईएएस, आईपीएस और भी जो अलग अलग रेजिमेंट या अलग अलग सेवाएं थी, 8 सेवाएं थी गवर्नमेंट की, अलग अलग क्षेत्र के लिए होती हैं। आर्मी, पुलिस, आईपीएस, वन विभाग, बहुत सारी। ठीक है, तो 8 सेवाएं पहले थी।